हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बहुत दिन से रिक्वेस्टेड था। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके थे और ये एग्ज़ाम भी आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ गैट बी एग्ज़ाम की। गैट बी एग्ज़ाम में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि पार्ट बी में हम लोग कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट रह गया, एक चीज़ रह गई है कि पार्ट ए एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें डील करना है। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि पार्ट ए में 60 क्वेश्चंस आएंगे और जैसा कि जो वेबसाइट पे दिया हुआ है, गैट बी की वेबसाइट पे जो दिया हुआ है उसमें ये दिया हुआ है क्या कि आपके कुल मिलाकर के 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो पार्ट ए में पूछे जाएंगे और वो 11th 12th की स्टैंडर्ड के होंगे। यानी कि आपका फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, ये चीज़ें हैं। बट इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जीए के पूछे जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं। तो उनको भी देखेंगे कि उनकी तैयारी कैसे कैसे या कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, फिज़िक्स में कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और केमिस्ट्री में कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर ये आपने पूरा लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिया तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो इसी से आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स से आएंगे। अगर आपने प्रॉपरली इन टॉपिक्स को देख लिया तो आपका पार्ट ए में अच्छा स्कोर करना निश्चित है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ें। याद करिए, गेट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था और हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताए थे, उससे पहले भी जब मैंने हाई यील्डिंग टॉपिक्स बताए थे, तो आप गेट का पेपर जब दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि उस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक से। तो यहाँ से भी मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपका काम और आसान कर दिया है। देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से फिज़िक्स की, एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th 12th दोनों से ही चैप्टर नंबर के साथ आपको बता रहा हूँ। और चैप्टर नंबर में भी मैं चैप्टर का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, बट मैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आप एक कॉपी और पेन के साथ बैठिए और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते जाइए। तो ध्यान देंगे, आपके पास अगर और समय बच रहा है तो आप ज़रूर पार्ट ए पे फोकस करिए, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूर पढ़ लीजिए। बोर्ड पे इतना कुछ लिखा देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स दिए हुए हैं मैंने। इन चैप्टर्स को आपको पूरा पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ऐसी गलती नहीं करिएगा। हमें चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स को बस देखना है और उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये लेक्चर पूरा देखिएगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो एग्ज़ाम में, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िक्स की। ठीक, तो आपको क्या करना है, फ़िज़िक्स की क्लास 11th की एनसीईआरटी फ्रीली डाउनलोडेबल है नेट पे, आप सर्च करिए क्लास 11th एनसीईआरटी फ़िज़िक्स, आपको सारी की सारी जितने चैप्टर्स हैं वो सब के सब मिल जाएंगे। तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है, चैप्टर नंबर 5 से। और ये सी का चैप्टर 5, ये सी का मतलब है क्लास और ये 11th है। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में लॉज ऑफ मोशन दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमारे दिमाग में कम से कम ये लॉज जितने भी हैं वो सारे के सारे पता होने चाहिए। लॉज कौन कौन से थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद देयर रेस्पेक्टिव फार्मूलाज। जैसे कि आपको याद होगा v = u+at हम लोग पढ़ा करते थे, c = ut + ½ at² वगैरह हम लोग पढ़ा करते थे, v² - u² = 2as हम लोग पढ़ा करते थे। तो ये सारे के सारे लॉज कम से कम आपके दिमाग में होने चाहिए और उनका स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम्पल के साथ पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप लगा लें। ये विश्वास मानिए कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सरल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेईई के पैटर्न का आपको न्यूमेरिकल दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल आएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, क्लास 11th की फिज़िक्स। ठीक, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कोलिजन का, यानी कि दो बॉल्स आकर के अगर कोलाइड कर रही हैं या दो ऑब्जेक्ट्स आकर के कोलाइड कर रहे हैं तो वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कब उसको इलास्टिक कहेंगे, कब उसको इन इलास्टिक कहेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वर्क क्या है, वर्क के जितने फॉर्मूला जितने भी दिए हुए हैं, वर्क अगर रेस्पेक्ट में हम बात करें कि अगर हम लोग बात करें p डेल्टा v के रेस्पेक्ट में या f.ds के रेस्पेक्ट में बात करें, f.s के रेस्पेक्ट में, तो वर्क के डेफिनेशन अलग अलग आपको पता होनी चाहिए, वर्क के बारे में यहाँ पे दिया हुआ होगा। फिर आइए एनर्जी के बारे में। एनर्जी की
डेफिनेशन क्या है और एनर्जी कितने प्रकार की दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का भी दिया हुआ है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कम से कम मिनिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए विद देयर रेस्पेक्टिव फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का mgh होता है। तो ये एनर्जी भी आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। अब आइए चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, और ये अभी 11th की फिजिक्स पे चल रहे हैं। रोटेटरी मोशन का चैप्टर है। यहाँ से आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछा जा सकता है कि अगर एक कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है कि सेंट्रीपिटल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रोटेटरी मोशन का ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक, अब फिर आते हैं ग्रेविटेशन पे। जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ग्रेविटेशन आएगा, ग्रेविटेशन में तो ज़्यादा चांसेस हैं कि केपलर के लॉ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, केपलर के लॉज जो हैं वो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो कैपिटल जी का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से ज़्यादा कैपिटल जी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो किस पावर से डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो किस पावर से डिपेंड कर रहा है। और सेम वे में स्मॉल जी जो होता है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे कि स्मॉल जी का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल जी का और स्मॉल जी का। तो देखिए बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चंस आएंगे। अगर फिजिक्स से पूछे जाएगा तो ग्रेविटेशन से इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाएंगे हम लोग। फिर आइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, ये मैंने पहले के कई बार के पेपर्स देख लिए हैं और उसके बाद ही मैं उसका पूरा समरी आपको दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, यहाँ पे फ्लूइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है। देखिए फ्लूइड्स के बहने की प्रॉपर्टी, मतलब उनकी फ्लूइडिटी यानी कि विस्कोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। कौन सी चीज़ ज़्यादा विस्कस होगी, कौन सी चीज़ कम विस्कस होगी। फिर दूसरी चीज़ पूछी जा चुकी है यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में आप जानते होंगे, टर्बुलेंस होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें रेनॉल्ड्स नंबर, या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी वहाँ पर भी आप पढ़ चुके हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। फिर इससे मिलते जुलते कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपको यहाँ मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेट पे आराम से मिल जाएंगे। लेटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सरफेस टेंशन का, इसी में दिया हुआ है, मैंने देखा है। सरफेस टेंशन का यहाँ पे देखिएगा, बबल का क्या कॉन्सेप्ट है, बबल कैसे बनता है, सरफेस टेंशन का उसमें क्या रोल है, सोप का क्या रोल है, जब आप कपड़े धुलते हैं उसमें सरफेस टेंशन का क्या रोल है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन जो है पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 10 था। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं, क्लास 11th की फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब आप जानते ही हैं थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि जब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे होंगे गेट के लिए, तब वहाँ पर भी ये थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है आपको, ज़ीरोथ लॉ पढ़ लीजिए, फर्स्ट लॉ पढ़ लीजिए और सेकेंड लॉ पढ़ लीजिए। ये तीनों के तीनों लॉज ज़रूर पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉज क्या कहते हैं और साथ ही साथ ये क्या चीज़ डिनोट करते हैं। जैसे ज़ीरोथ लॉ टेम्परेचर को के ऊपर बताया गया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लेकर के। अगर आप जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएं तो वो इंटरनल एनर्जी को लेकर के बताया गया है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएं तो वो एंट्रोपी, इंथैल्पी वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जी थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे इंट्रोपी और एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, एक्सोथर्मिक कब होगा, एंडोथर्मिक कब होगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ के थर्मोडायनेमिक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप इंटरनेट से सर्च करके ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसको लिखते रहिए और पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशन आप जानते ही हैं, सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। सिंपल पेंडुलम में क्या कॉन्सेप्ट क्या देखना है, अगर पेंडुलम आपने यहाँ से छोड़ा तो वो मूव कर रहा है, बीच में आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी कि कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सोचिएगा। तो मतलब हम जानते हैं कि जब पेंडुलम आप यहाँ से छोड़ते हैं तो वो मिडिल पॉइंट पे आकर के सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करता है, फिर वो ऊपर जा करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है और mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, वापस आता है फिर। तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये चीज़ सिंपल पेंडुलम में किस वजह से
वो मूव कर रहा है इसके बारे में, और साथ ही साथ जो उसकी स्पीड है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड है, कहाँ पे सबसे कम स्पीड है, इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। तो ऑसिलेशंस भी देख लिया। अब आते हैं वेव्स। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार रिपीट होकर के क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, यहाँ से पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होती हैं, यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट एम्पलीट्यूड का, वेवलेंथ का, वेव नंबर का, पीरियड का। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप यहीं से देखोगे तो वेव में इतनी सारी चीज़ें होंगी। डिफरेंस देख लीजिएगा अलग अलग टाइप के वेव्स में। इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो साइन वेव है उसका क्या रोल है, वो क्या है। खैर वो तो बहुत हाई चीज़ें हो जाएंगी, उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन जितना मैंने बताया वहाँ पे ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं क्लास 12th की फिज़िक्स में, चैप्टर 1 पे आते हैं, क्लास 12th, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कूलम्स लॉ दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंडक्टर्स हैं, कौन से इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, रेजिस्टिविटी निकाली कैसे जाती है, उनकी डेफिनेशन। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि किसी की कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा बहुत शॉर्ट में करके उनके में मैं एक आपको एक लेक्चर दे भी दूंगा, लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा। जो अगर आप मुझे कहते हैं तो यूट्यूब में अगर आप डिस्क्रिप्शन उसमें टाइप कर, डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों का आता है क्वेरी, तो मैं इसके ऊपर कोई भी एक लाइव क्लास ले लूँगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डील कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात कर दी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज़ें देख ली। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखिए आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कि जैसे ही एक कॉइल अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं या चार्ज जो है वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आपको पता है लेंस लॉ वगैरह आपने पढ़ा हुआ होगा। तो इसके जितने भी रूल्स हैं, राइट हैंड थंब रूल है या आपका इस तरीके का थंब, ये आपका जो राइट हैंड थंब रूल है, फिर उसके बाद जो आपका ये 3 फिंगर वाला रूल होता है, ये जो चीज़ ज़रा देख लीजिएगा। तो ये जितने भी इसके ऊपर रूल बने हुए हैं उसमें कौन सी फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, वो चीज़ ज़रा आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आप जानते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे किस तरीके से वो मूव करती हैं उनके बारे में। फिर आते हैं चैप्टर 10 पे, वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए वेव ऑप्टिक्स पे यहाँ पे लाइट के बारे में दिया हुआ है, और लाइट के बारे में हमें क्या क्या देखना है कि उसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, और हर प्रॉपर्टी में क्या अंतर है दूसरे से इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले कि डिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है या रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, ये पता होना चाहिए। स्कैटरिंग की वजह से कौन सा फिनोमेना होता है आकाश में, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। तो जनरल एप्टीट्यूड से कनेक्ट करके आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं पास्ट में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स की बात हो गई, 10th हम लोगों ने देख लिया चैप्टर। और फिर आ जाते हैं फाइनली चैप्टर नंबर 11th पे, जो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। और ये आपका ये डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पता है आइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आपको आइडिया है, तो उसके बारे में यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है। तो E = hc/λ वो जो कॉन्सेप्ट है, या E = hc/λ या E = hν वाला जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या रिलेशन है एनर्जी में, वेवलेंथ में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, कब बढ़ाते हैं किसको तो क्या कब कम होता है। इसके अलावा कितनी तरीके की वेव्स हैं, जो वेव में यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि वेव्स में कॉस्मिक वेव्स क्या हैं, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है,
फिर इंफ्रारेड रेज़ क्या है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया फिज़िक्स में। जितना मेरे हिसाब से आपको कम से कम इतनी चीज़ें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से इसके सारे जितना सिर्फ मैंने बताया अगर उसको देख लेंगे तो ये विदिन 3 to 4 डेज़ आप फिज़िक्स के बस उतने पोर्शंस पढ़ लीजिए जितना मैंने बताया है, आपके फिज़िक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। चलिए देखिए, केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री के लोकलाइज्ड रीजन्स हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th की केमिस्ट्री में उठा लीजिए तो आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में आपको अंदाज़ा है। तो बॉन्डिंग में हम लोग ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि बॉन्डिंग या बॉन्ड जो है वो कितनी तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि आयनिक बॉन्ड का क्या नेचर है, कोवेलेंट बॉन्ड का क्या नेचर है, वैंडर वाल बॉन्ड का क्या नेचर है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ासकर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, किस बॉन्ड से कितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी कितनी है, ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम की। देखिए, इक्विलिब्रियम में आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा भी हुआ होगा, मतलब जब आप नेट की या गेट की तैयारी कर रहे होंगे वहाँ भी के इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको। ए और बी अगर दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके सी और डी बना रही हैं तो इसका जब के इक्विलिब्रियम आप निकालते हो तो सी डी अब ए बी करते हो, उसी को के इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ख़ास बातें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से पता चल जाएगी। तो याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ से ज़रूर पढ़ लें, ठीक। फिर आ जाइए सॉल्यूशंस। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहा जाए कि केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ के जानी है, बताइए क्या पढ़ के जाएंगे? तो सॉल्यूशंस। मोलैरिटी जानना चाहिए, मोलैलिटी जानना चाहिए, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्यूशंस में आपको पता होनी चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब जितने तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, उसके बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बफ़र वगैरह का कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे बफ़र का भी आपको पता होना चाहिए। मतलब बफ़र जो है इसकी क्या ख़ास बात है, ये पीएच को रेजिस्ट कब तक, पीएच में चेंज को रेजिस्ट कब तक कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फिर सॉल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये अगर छोड़ा तो इसका मतलब है आपके 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आप नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर आ जाइए यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और हर एक ऑर्डर का क्या फीचर है या क्या नेचर है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। फिर एक और चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि नेम रिएक्शंस ज़रूर देख करके जाइए। अगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं तो वो भी अच्छा है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप कहीं से भी नेम रिएक्शंस को ज़रूर देख लीजिए। जैसे विलियमसन रिएक्शन है, जैसे पर्किन रिएक्शन है। ये तो 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो पूछे गए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, इस तरीके से डायरेक्ट आपसे एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया हुआ है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए, केमिस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, इतनी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तब भी केमिस्ट्री का काफ़ी पोर्शन हम कवर कर लेंगे। फिर आते हैं जीए में। जनरल एप्टीट्यूड आपके गैट-बी के ब्रोचर में मेंशन नहीं है जितना मैंने देखा, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और रिपीटेड कुछ ही टॉपिक्स पे आए हुए हैं, तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ज़रूर देख के जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इसका भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बट आपको नंबर यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। आसान टॉपिक्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एज प्रॉब्लम्स हम लोग मैथमेटिक्स में ज़रूर किए हुए हैं कि अगर ए की एज इतनी है, बी 5 साल बाद इतने साल का हुआ, फिर एज कितने साल का हो जाएगा, कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं एज प्रॉब्लम्स वो पूछे गए हैं कई दफ़ा। फिर डिस्टेंस टाइम का प्रॉब्लम जो होता है, मतलब एक इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह इस समय चला और वो वाला जो इंसान है वो दूसरी जगह से इस जगह इतने समय चला, वो कितने टाइम पे मीट करेंगे, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस। फिर स्ट्रीम और बोट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक नाव है, नदी में बहाव के साथ चल रही है, बहाव के उल्टी दिशा में चल रही है तो क्या है, इसके बारे में।
फिर टैप के प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको अगर एक टैप खोल दिया गया है तो कितनी देर में पानी भर जाएगा बकेट में, अगर दोनों खोल दिए गए हैं तो कितनी देर में भर जाएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो जो यूनिटरी मेथड वाले प्रॉब्लम्स हैं आप देख सकते हैं, और ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स, मतलब एक पोल है और पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो कितनी देर में कर लेगी, या अगर दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना मैंने ऑलरेडी देखे हैं और रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको या किसी चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप लाइव लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट करिएगा, तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम उसको पढ़ा देंगे, कोई ऐसी इशू भी नहीं है। तो चलिए, ये हो गया हमारी तरफ से मोस्ट यील्डिंग टॉपिक्स जो गैट बी के आपको पार्ट ए के कम से कम कवर करके जाने ही चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी चीज़ें देखिएगा, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा। और विश्वास मानिए कि इतनी चीज़ों को देखने में आपको एक हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, आपके अपने कोर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के साथ साथ। ठीक, तो लगता है मुझे कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।